डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। इस कक्षा में आप अपने पुस्तक डहलिया के यूनिट 2A जिसका चैप्टर का शीर्षक है द आइज हैव इट, इस चैप्टर को आप लोग हिंदी में सीखेंगे, जिसे कि जब आप इंग्लिश में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। बच्चों, इस चैप्टर का जो शीर्षक है द आइज हैव इट, उसका मतलब है आँखों में यह है। हम में से बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के यहाँ घूमने जाते हैं जो कि दूर स्थानों में रहते हैं, और लंबी बस या ट्रेन यात्राओं के दौरान हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं नए लोगों से मिलने के। यद्यपि हम लोग बहुत सारे अपने सहयात्रियों से मिलते हैं, लेकिन हमें उनमें से कुछ ही लोग अपनी किसी विचित्र बात के लिए याद रह जाते हैं। तो बच्चों, अब इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस चैप्टर में मुख्य दो कैरेक्टर है, जिसमें एक लड़का है जो सीट पर बैठा हुआ है और एक लड़की भी है। ये दोनों जो है सहयात्री है जो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। और बच्चों, खास बात यह है कि दोनों को ही आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु जो बातें उनके आंखों में के माध्यम से या अथवा आंखों में बसी हुई है, मन में बसी हुई है, वे उसे व्यक्त कर एक दूसरे को जताने की कोशिश करते हैं कि वे भी देख सकते हैं और उन्हें सारी बात पता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम द आइज ऑफ इट है, क्योंकि ना देख पाने के बावजूद भी उनके आंखों के अंदर सभी दृश्य जो है वो आते हैं और वे उसका वर्णन करते हैं। इस कहानी को रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। तो बच्चों, ये इस प्रकार कहानी शुरू होती है कि एक ट्रेन में लेखक बैठा है और उसके कंपार्टमेंट में कुछ देर में एक लड़की आकर बैठती है। लेखक उस समय रोहाना जा रहा था और उस लड़की को जो दंपति लोग छोड़ने आए थे वे संभवतः उसके माता पिता थे, जो कि उसके आराम को लेकर काफ़ी चिंतित थे। जैसा कि अक्सर होता है, उसी प्रकार से उस लड़की के माता पिता ने भी उस लड़की को ट्रेन में बैठाने के बाद हिदायतें दी कि कहाँ सामान रखना है और किस प्रकार से अजनबियों से बात करने से बचना है। उसके बाद वे लोग उसे गाड़ी में बैठा कर चले गए। गाड़ी स्टेशन से खुल गई। लेखक कहता है कि मेरी स्थिति उस समय जैसी थी, मैं पूर्णतः अंधा था। उस समय मेरी आंखें सिर्फ प्रकाश और अंधकार के प्रति कुछ संवेदनशील थी, यानी उनका कुछ पता चलता था, इसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। अतः मैं यह बता पाने में असमर्थ था कि वो लड़की दिखने में कैसी थी, लेकिन मुझको ये पता था कि वह लड़की चप्पल पहनी थी, क्योंकि उसके चप्पलों के खटके की आवाज़ मेरे कानों तक आती थी। लेखक को उस लड़की की आवाज़ और उसके चप्पलों की आवाज़ भी बहुत पसंद थी। क्या तुम देहरादून तक जा रही हो? मैंने पूछा। लगता है कि मैं किसी अंधेरे कोने में बैठा था, तभी तो वह लड़की मेरी आवाज़ सुनकर चौंक गई और वो चौंकती हुई बोली, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है। लेखक कहता है, वैसे यह अक्सर होता है कि जिनकी आंखें सही सलामत होती है वे अपने सामने की चीज़ को कभी कभी बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। उनको बहुत कुछ देखना पड़ता होगा, इसलिए शायद ऐसा होता होगा। जबकि जो लोग बिल्कुल नहीं देख पाते या थोड़ा बहुत देख पाते हैं, वे सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान दे पाते हैं। लेखक कहता है, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम्हें यहाँ आते हुए मैंने सुना। लेखक सोच रहा था कि क्या वो इस बात को छिपा पाएगा कि वो अंधा है। लेखक ने कहा, यदि मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा तो यह करना मुश्किल भी नहीं होगा और उसे पता नहीं चलेगा कि मैं अंधा हूँ। लेखक के प्रश्न, क्या तुम देहरा जा रही हो? तो लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर जा रही हूँ, वहाँ मेरी चाची मुझे लेने आएगी। लड़की ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो लेखक ने कहा, देहरादून और उसके बाद मसूरी। तो लड़की कहती है, आप बहुत भाग्यवान हैं, काश मैं मसूरी जा पाती, मुझे पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, खासकर अक्टूबर के महीने में। लेखक अपनी यादों पर जोर डालते हुए कहता है, हाँ, यह सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय पहाड़ डहलिया के सुंदर फूलों से भरा रहता है और बेहद खूबसूरत दिखता है।
सूरज की धूप भी बहुत प्रिय लगती है और रात में आग सेकने का आनंद भी आता है। अधिकतर यात्री तो वहाँ जा भी चुके और सड़कें तो अब काफ़ी सूनी दिखती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, अक्टूबर ही सबसे सही समय है वहाँ जाने के लिए। लड़की चुप रहती है। लेखक आश्चर्य में सोच रहा था कि वो उसकी बात सुन भी रही है अथवा नहीं, और कहीं वो उसे प्रेमपूर्ण बातें करने वाला मूर्ख या सिरफिरा तो नहीं समझ रही है। फिर लेखक लड़की से पूछता है, बाहर क्या दिख रहा है? लेखक कहता है, क्या उसे पता चल गया था कि मैं नहीं देख सकता? लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरी शंका दूर कर दी। वह बोली, तुम स्वयं क्यों नहीं बाहर का नज़ारा देख लेते हो? मैं आराम से अपनी बर्थ सैया से उठा और खिड़की के किनारे को टटोला। खिड़की खुली थी। मैंने बाहर देखने का दिखावा किया, जैसे मैं बाहर के दृश्य को गौर से देख रहा हूँ। मुझे ट्रेन के इंजन की आवाज़, उसके पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी और मैं अपनी कल्पना के दृश्य में टेलीफोन के खंभों को लगातार पीछे दौड़ते हुए जाते हुए देख रहा था। क्या तुमने ध्यान दिया कि हम लोग तो स्थिर बैठे हैं पर पेड़ हिलते भागते लग रहे हैं? तो लड़की बोलती है, ऐसा तो हमेशा होता है। क्या तुमने कोई जानवर देखा? लेखक कहता, मैं विश्वास से बोला, नहीं, क्योंकि लेखक को पता था देहरा में अब शायद ही कोई जानवर बचा होगा। मैं खिड़की से मुड़ा, लड़की की तरफ नज़र डाला और दोनों कुछ देर तक शांत रहते हैं। लेखक कहता है, तुम्हारा चेहरा दिलचस्प है। उसके बाद लेखक ने थोड़ी हिम्मत की, लेकिन सही शब्द था। कुछ लड़कियां चापलूसी का विरोध कर सकती है। वह खुशी से हंसी। ये अच्छा है कि तुमने मेरे चेहरे को दिलचस्प कहा, वरना मैं तो लोगों से सुंदर चेहरा सुन सुनकर थक चुकी हूँ। ओह, तो आपके पास सुंदर चेहरा है? क्यों दिलचस्प चेहरे सुंदर नहीं होते? मैंने जोर दिया। तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन इतने गंभीर क्यों हो? लड़की ने कहा। मैंने सोचा कि मैं उसकी बातों पर हंसूं, लेकिन यह हंसी मुझे अकेलापन और तकलीफ देगी, इस ख्याल से मैं डर गया। लेखक ने कहा, तुम्हारा स्टेशन नज़दीक है। शुक्रिया भगवान, यह एक छोटी यात्रा थी। मैं ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। लेकिन लेखक तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए कितनी भी देर बैठ सकता था। उसकी आवाज़ में पहाड़ की धारा की खनक थी। जैसे ही वह ट्रेन से उतरेगी तो हमारी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन मेरे साथ यह याद पूरे जीवन भर रहेगी। उसी समय इंजन की सीटी बजी। ट्रेन ने अपनी आवाज़ और धुन बदली। लड़की उठी और अपना सामान उठाने लगी। मैं सोच रहा था कि उसने जूड़ा किया था या चोटी। फिर उसके बाल कंधे पर झूल रहे थे या उसके बाल छोटे थे। ट्रेन स्टेशन पर धीमी हो गई। बाहर सामान बेचने वालों की आवाज़ आ रही थी और एक तेज़ आवाज़ वाली लड़की बोगी के बगल में खड़ी थी। वो आवाज़ ज़रूर उसकी आंटी की होगी। लड़की ने कहा, अलविदा। वह मेरे बहुत पास थी। वो इतनी करीब थी कि उसकी बालों की सुगंध आ रही थी। मैं उसके बाल छूना चाहता था, लेकिन वह हट गई। सिर्फ सुगंध ही आ रही थी जहाँ वो खड़ी थी। दरवाजे पर कुछ गड़बड़ी हो गई। मैं एक आदमी से टकरा गया और माफ़ी मांगा। फिर दरवाज़ा बंद हो गया और दुनिया फिर बंद हो गई। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल पड़ी। फिर से मुझे एक नया यात्री मिल गया। गाड़ी चल पड़ी। मैं खिड़की के पास गया और बाहर दिन की रोशनी को घूरने लगा, जो मेरे लिए अंधेरा था। काफ़ी चीज़ें बाहर हो रही थी जिसका मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता था। जो आदमी बाहर से आया था उसने मुझे जगाया और कहा कि तुम बहुत दुखी होगे, क्योंकि मैं उसके जितना आकर्षक नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ में बैठी थी। वो काफ़ी दिलचस्प थी। मैंने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके बाल बड़े थे या छोटे? मुझे याद नहीं, उसने अजीब सा जवाब दिया। उसकी आंखें, जिसे मैंने देखा, बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसके कोई काम की नहीं। वह पूरी तरह अंधी थी। तुमने देखा नहीं? इस प्रकार तब अंत में लेखक को पता चलता है कि वो लड़की भी अंधी थी, और जिस तरह से कि वो अंधा था। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जब आप अंग्रेजी में इसे पढ़ेंगे तो ठीक ढंग से समझ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।